नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आलोचना साहित्य को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आलोचना से वीडियो बना रखा है। आज मैं पार्ट 2 का वीडियो बना रखी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, नई समीक्षा आलोचना के प्रकार। यह सब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, लेकिन शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। टकराहट का प्रमुख कारण था और टकराने वालों में छायावाद के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखने वाले रचनाकार और समीक्षक थे। शुक्ल जी के समकालीन कवियों में प्रसाद पंत और निराला प्रमुख थे। उन्होंने छायावादी काव्य रचना के साथ ही छायावाद के संदर्भ में शुक्ल की मान्यताओं और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्य मूल्यों का प्रतिपादन करते हुए छायावादी काव्य रचना को समझने के लिए एक दृष्टि प्रदान की थी। पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नई प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थमीमांस, छंद मुक्ति, शिल्प बोध आदि के एक नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्य बोध कराने का मार्ग प्रशस्त किया। पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार और महादेवी के गीत विधा विवेचना का हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, निराला ने हिंदी आलोचना में पहली बार कविता के अव्ययिक सिद्धांत की व्याख्या की और प्रसाद ने हिंदी आलोचना को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया था, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र की महान त्रयी ने किया। ये तीनों अलग अलग विषयों पर शुक्ल जी से टकराए भी थे। नंद दुलारे वाजपेयी का शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है। और उन्होंने सिद्ध किया कि छायावाद के मूल प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। वाजपेयी जी काव्य 67 को सर्वोपरि महत्व दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक समवेत भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया। काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन का प्रस्ताव भी हिंदी आलोचना को एक महत्वपूर्ण देन है। इस आधार पर द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया। साहित्य और जन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी था, जो शुक्ल जी के लोक मंगलवाद से काफ़ी दूर तक मेल खाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने फ्राइडीय प्रभाव के तहत मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की और शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पश्चात काव्य शास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की। शुक्लोत्तर आलोचकों में डॉक्टर देवराज का स्वर कुछ अलग था। उन्होंने शुक्ल जी के सूत्रों और कुछ नई प्रवृत्तियों के आधार पर छायावाद की दुर्बलताओं को सोदाहरण व्याख्या करते हुए छायावाद के पतन की घोषणा कर दी और सांस्कृतिक बोध को साहित्य के प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। शुक्लोत्तर आलोचना में अज्ञे का भी अहम योगदान है।
उनकी भूमिकाओं कवि दृष्टि निबंध, जिसमें त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और समग्र विवेचन संवत्सर में साहित्य ही नहीं, रचनात्मकता और संप्रेषण मात्र के विविध समस्याओं का गहरा और सुलझा हुआ विश्लेषण हुआ है। अब हम देखेंगे प्रगतिवादी आलोचना। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास अनेक दिशाओं में हुआ। इसमें प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक और शैली वैज्ञानिक आलोचना प्रवृत्तियां प्रमुख है। प्रगतिवादी आलोचना का आधार मार्क्सवादी आलोचना थी। शिवदान चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, रंगी राघव और नामवर सिंह प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को वैचारिक कठमोलनेपन से बाहर निकाला और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की पुनः व्याख्या की। आदि काव्य से लेकर समकालीन साहित्य हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा को स्थापित किया, जिसका प्रतिनिधि उन्होंने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल और निराला को माना है। लेकिन उन्होंने कोई नया सिद्धांत विवेचन नहीं किया। अपने समकालीन मार्क्सवादी आलोचकों के आचार्य शुक्ल विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने शुक्ल जी की विरासत और लोकवादी परंपरा का विकास किया और कहा कि आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के अध्ययन से प्रेमचंद्र और निराला ने, शिवदान चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रंगे राघव ने मुख्यतः मार्क्सवादी सिद्धांतों का पक्ष पोषण किया और उन्हें व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। मुक्तिबोध ने साहित्य के अध्ययन को अंततः मानव सत्ता के अध्ययन के रूप में स्वीकृत और रचना प्रक्रिया के विश्लेषण पर जोर देते हुए कमायनी का पुनः मूल्यांकन करते हैं। नामवर सिंह के यहाँ मार्क्सवादी आलोचना का रचनात्मक और परिष्कृत रूप सामने आया। नामवर सिंह ने छायावादी काव्य के उपनिवेश विरोधी और रूढ़िवाद विरोधी चरित्र का उद्घाटन किया और काव्य के नए प्रतिमानों का प्रश्न कविता के नए प्रतिमानों में उठाया, जिस पर पश्चिम के रूपवादी आलोचना का गहरा प्रभाव है। मुक्तिबोध की रचनाओं पर गंभीर विवेचन भी सबसे पहले इसी पुस्तक में किया गया है। नामवर सिंह के बाद विश्वंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र और मैनेजर पांडे ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कुछ साफ सुथरी व्यवहारिक आलोचना के विकास में अहम योगदान किया है। अब हम देखेंगे नई समीक्षा। इस प्रगतिवादी आलोचना के समानांतर आलोचकों का एक समूह परिमल से जुड़ा हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र इलाहाबाद था। इस समूह के आलोचकों में धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश विजयदेव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त प्रमुख थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, कमायनी का पुनः मूल्यांकन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या में आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमानों और सूत्रों को ही नवीन भाषिक संवेदना और रचनाशीलता के संदर्भ में स्थापित करते हैं। 50 के बाद हिंदी आलोचना पश्चिम मुख्यता से भी प्रभावित हुई। इससे के बावजूद इसमें अपने जातीय स्वर रूप का आकर्षण बना रहा और अपने मूल रूप की ओर लौटने की पुरजोर कवायद की, जिसका असर नई कविता के काव्य भाषा के विकास में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आलोचना के प्रकार। आलोचना के दो प्रकार है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना है साहित्य संबंधी सामान्य सिद्धांतों पर विचार किया जाता है।
ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों का स्वरूप स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है। ऐतिहासिक सिद्धांतों का स्वरूप परिवर्तनशील और विकासात्मक होता है। व्यवहारिक आलोचना। जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। व्यवहारिक आलोचना कई प्रकार की हो सकती है। व्याख्यात्मक आलोचना, गुठगंभीर साहित्य रचना के विषय जिसका भाषा शिल्प को सरल सुबोध भाषा में स्पष्ट करना हो। जीवन चरित्रमूलक आलोचना, इसके अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्यावरण, हाव भाव, रुचि और शैली आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर आलोचना की जाती है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और डॉक्टर नगेंद्र का सुमित्रा नंदन पंत। ऐतिहासिक आलोचना, इसके अंतर्गत वे आलोचनाएं आती है जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग और उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का आरंभ प्रसिद्ध इतिहासकार टैन ने किया था। यह हिंदी आलोचना की अमूल्य निधि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति से किया है, ऐतिहासिक आलोचना पद्धति से। इसके बाद है प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना में आलोचक कृति के द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करने में तत्पर होता है। तटस्थ दृष्टि का इसमें प्रायः अभाव होता है। उपाधि ग्रहण के लिए लिखे जाने वाले शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध प्रायः इसी कोटि में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने इससे ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं माना है। इसके बाद है तुलनात्मक आलोचना। जब किसी रचनाकार या रचना की तुलना किसी अन्य रचनाकार या रचना या किसी दूसरी भाषा के साहित्य से की जाए तो तुलनात्मक आलोचना होती है। इसके बाद शैली वैज्ञानिक आलोचना। यह आलोचना भाषिक संरचना पर विशेष बल देने के कारण शैली वैज्ञानिक आलोचना के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख शैली वैज्ञानिक आलोचक है। इसके बाद मिथकीय आलोचना। मिथकों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। इस आलोचना में मनोविज्ञान का प्रभाव लक्षित होता है। इसके अंतर्गत साहित्य का मूल्य मानव वृत्तियों के साथ सहजता संबंध स्थापित करके उसे एक व्यापक पीठिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अब है निर्णयात्मक आलोचना। जब निश्चित सिद्धांतों के आधार पर साहित्य के गुण दोष या श्रेष्ठता निकृष्टता का निर्णय किया जाता है तो इसे नैतिक आलोचना भी कहा जाता है। ऐसी आलोचना में सैद्धांतिक यांत्रिकता अधिक होती है। समन्वयवादी आलोचना अनेक प्रवृत्तियों और पद्धतियों के समाहार पर आधारित आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने पश्चात कला काल के लिए और संस्कृत काव्य शास्त्र में समन्वय स्थापित कर आलोचना को समन्वयवाद स्वर देने की शुरुआत की थी। विरुद्धकों का सामंजस्य सूत्र इसी समन्वय की देन है। तो आज के इस वीडियो में हमने आलोचना को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस विषय को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कहीं भी कोई आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।